ऑल इज वेल नहीं है। वजह है स्टाफ की कमी, जिससे इंडिगो की फ्लाइट्स पर असर पड़ रहा है। डीजीसीए ने इस पर एयरलाइन से सफाई भी मांगी है। दरअसल पहले ये खबर आई थी कि शनिवार को बड़ी तादाद में इंडिगो के कर्मचारी एयर इंडिया में इंटरव्यू देने के लिए गए हैं, लेकिन एयर इंडिया की ओर से आई सफाई में शनिवार को किसी भी रिक्रूटमेंट ड्राइव के आयोजित होने की बात से इनकार किया गया। ऐसे में ये खबर सामने आ रही है कि इंडिगो के कर्मचारी सिक लीव डालकर हड़ताल पर चले गए हैं। पूरी खबर विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। समीर, बताएं कि असल में वजह क्या है? ये लोग नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गए थे या फिर ये कंपनी से नाराज हैं, उसका दिखा रहे हैं, इनका दिखाने का तरीका वो काम पर नहीं आ रहे सिक लीव डालकर? क्या है माजरा? जी बिल्कुल, ये स्थिति लगभग साफ हो गई है कि देश की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन इंडिगो में सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि शनिवार को इसके फ्लाइट ऑपरेशंस एक तरीके से धड़ाम से हो गए थे, काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि 55% से ज़्यादा फ्लाइट देरी से उड़ान भर रही थी। इतवार को भी 3 जुलाई को भी फ्लाइट ऑपरेशंस में इसका असर देखने को मिला और दोनों ही दिन जो फ्लाइट ऑपरेशंस में ज़बरदस्त डिले देखी गई, इसके पीछे वजह ये थी कि कैबिन क्रू या अतिरिक्त स्टाफ वो ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं कर रहे थे। हालांकि ये रिपोर्ट सामने आई कि शनिवार को 2 जुलाई को एयर इंडिया ने अपने कैबिन क्रू के लिए एक रिक्रूटमेंट ड्राइव भर्ती प्रक्रिया चलाई थी, जिसमें हो सकता है कि ये इंडिगो के स्टाफ वहां शामिल होने के लिए सिक लीव लेकर के गए हों। लेकिन अब एयर इंडिया मैनेजमेंट ने ये साफ कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि 2 जुलाई को कोई भी भर्ती प्रक्रिया एयर इंडिया की तरफ से नहीं चलाई गई थी। यानी कि साफ है कि वहां पर इंडिगो में एक बड़ी संख्या में स्टाफ छुट्टी पर चले गए हैं और ये भी दर्शाता है कि इंडिगो में सब कुछ ठीक नहीं है। अगर इतने बड़े पैमाने पे स्टाफ छुट्टी पे जाते हैं तो इसका एक ये भी देखने का नज़रिया हो सकता है कि स्टाफ जो है वो मौजूदा स्थिति, चाहे वो सैलरी का मसला हो, चाहे वर्क एनवायरनमेंट हो, उसको लेकर के खुश नहीं है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि इस मामले को लेकर के अभी होनी बाकी है, क्योंकि इंडिगो की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। हमने लगातार इंडिगो से इस मसले पर उनकी प्रतिक्रिया, उनका जवाब जानना चाहा, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन इंडस्ट्री के सूत्र यही बता रहे हैं कि इंडिगो एयरलाइन के जो स्टाफ है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उसमें उनके भीतर काम को लेकर के इस वक्त वो सेटिस्फेक्शन लेवल नज़र नहीं आ रहा है। सैलरी को लेकर के भी नाखुशी है और तमाम अन्य कारणों के चलते वो एक नॉन कोऑपरेशन इंडिगो एयरलाइंस के कर्मचारियों की तरफ से देखने को मिल रहा है और उसके चलते एयरलाइन की जो फ्लाइट्स हैं वो एक तरीके से बड़ी संख्या में वो डिलेड ऑपरेशंस उनके हो रहे हैं। आपने देखा हो कि इतवार को भी तकरीबन 30% फ्लाइट डिलेड रही, देरी से उड़ान भरी, लेकिन इसका बड़ा असर, इसका खामियाजा अगर किसी को उठाना पड़ रहा है तो वो आम मुसाफिर हैं, जो इंडिगो के यात्री हैं, उनको इसके चलते काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस मसले पर एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने इंडिगो से सफाई मांगी है, उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा है। अब देखना ये होगा कि इंडिगो अपनी जवाब में, सफाई में क्या कहते हैं, लेकिन फिलहाल इंडिगो एक समीर, मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि ये तो हम सबको पता चल चुका है कि कहीं ना कहीं कुछ अंदरूनी बात है जिसकी वजह से कर्मचारी काम पर आने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो फ्लाइट्स डिले हो रही हैं वो कल तक देखा गया कि 30% तक फ्लाइट्स डिले थी। ये कब तक चलेगा, कब हालात में सुधार आ सकते हैं और आज की क्या हालात हैं? आज भी इंडिगो की सभी फ्लाइट सुचारू रूप से चल रही हो ऐसा नहीं नज़र आता है। हालांकि एक्चुअल में उसका इम्पैक्ट कितना है वो हमें देर शाम तक पता चलेगा, लेकिन स्थिति सामान्य नहीं हुई है। बड़ी संख्या में अभी जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो सिक लीव या जो छुट्टी पर हैं, रिज्वाइन नहीं किया है, जिसके चलते फ्लाइट ऑपरेशंस पर असर अभी भी देखने को मिल रहा है। और स्थिति पूरी तरीके से सामान्य कब होगी इस बात में कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि संकट के दौर से इस वक्त इंडिगो एयरलाइन गुजर रही है और संकट का सामना उनको अपने एम्प्लॉयज़ के चलते उसका सामना करना पड़ रहा है। और इस बात में ये भी आपको बता दें कि फ़्लाइट डिले होने का उसका एक आर्थिक पहलू भी होता है, यानी कि यात्रियों को जो नुकसान उठाना पड़ रहा है, जो दिक्कतें हैं, वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन एयरलाइन को उसका एक फाइनेंशियल लॉस भी उठाना पड़ता है, इमेज खराब होने के अलावा। लिहाजा इंडिगो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि एम्प्लॉयज़ को मनाया जाए, उनकी दिक्कतों का जल्द समाधान किया जाए, ताकि सारे एम्प्लॉय जो है वो अपने तय ड्यूटी पर वापस आ पाएँ और ये जो मुश्किल की घड़ी है इंडिगो के सामने, वो कम से कम उसको दूर किया जा सके। जी थैंक यू शमीर, ये जानकारी हमें देने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। अब रुक करते हैं अगली खबर का। बड़ी तादाद में इंडिगो के कर्मचारियों के छुट्टी पर जाने की वजह से एक तरफ जहां उड़ान पर असर पड़ रहा है, वहीं जून महीने में एयर ट्रैफिक में भी गिरावट आई है, यानी एविएशन सेक्टर डबल झटका है। इसका असर एविएशन शेयरों पर भी दिखा। कैसे रहे एयर ट्रैफिक के आंकड़े और इसके पीछे क्या रहा कारण, बता रहे हैं हमारे सहयोगी सौमित सरकार।
अब अगर आप जून मंथ की एयर ट्रैफिक को देखेंगे तो मंथ ऑन मंथ बेसिस में वापस एक डिक्लाइन देखने को मिला है हमें। करीब टोटल डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक अगर हम देखते तो एक 105 लाख के आसपास था, जो कि 8% नीचे है अगर पिछले महीने से अगर हम कंपेयर करें तो। और इंटरनेशनल ट्रैफिक की अगर हम बात करें तो वो करीब 21 लाख के आसपास था, जो कि 3% डाउन है कंपेयर टू लास्ट मंथ। अब अगर सच कहे तो जून मंथ सीजनली वीक रहता है एयरलाइन कंपनीज़ के लिए, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ऐसा है कि अभी तक कैपेसिटी डिप्लॉयड जो है एयरलाइन कंपनीज़ की वो ज़्यादा है, बट एयर ट्रैफिक कम होने के कारण जो पैसेंजर लोड फैक्टर है वो सारी एयरलाइंस के लिए ऑन मंथ बेसिस वीक रहा है जून महीने में। उसी के साथ अगर हम देखेंगे तो एयर ट्रैफिक की जो रिकवरी अब तक हमें देखने को मिली है वो अभी भी काफ़ी कम है। पीक प्री कोविड लेवल के सामने सिर्फ 83% हमने अभी तक टच किया है, जो कि काफ़ी स्लोअर ग्रोथ देखने को मिल रहा है एयर ट्रैफिक में। उसके अलावा अगर हम देखते तो और भी काफ़ी सारे इश्यूज है, जैसे कि फ्यूल प्राइसेस जो है वो अभी भी ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। करीब 1.4 लाख पर किलोलीटर के आसपास मिल रहा है एयरलाइन कंपनीज़ को, और 50% ऑफ जो टोटल कॉस्ट रहता है वो एयरलाइन कंपनी के लिए फ्यूल कॉस्ट रहता है। तो इसके वजह से मार्जिन पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो करेंसी डेप्रिसिएशन भी एयरलाइन कंपनीज़ के मार्जिन को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि 70% ऑफ द टोटल कॉस्ट जो होता है वो डॉलर डिनोमिनेटर रहता है किसी भी एयरलाइन कंपनी के लिए। उसी के साथ कंपटीशन भी सेक्टर में बढ़ रहे हैं। 2 नए एयरलाइंस अपनी ऑपरेशंस शुरू करने वाली है 2022 में, और मल्टीपल प्राइस हाइक्स जो कंपनीज ने लिए हैं पिछले 4 महीनों में, उस कारण जो अभी ये हो गया है कि जो टिकट प्राइसेस है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो लीजर ट्रैवल भी थोड़ा बहुत कम होने को दिख रहा है हमें। पिछले 4 महीनों में कम से कम 3 प्राइस हाइक्स लिए गए हैं, जो कि जिसके वजह से 2 मंथ फॉरवर्ड जो टिकट प्राइसेस है उसमें 3 टाइम्स ग्रोथ अब इंक्रीज देखने को मिला है। और अगर 7 डे फॉरवर्ड टिकट प्राइसेस देखेंगे तो वो कम से कम 50% से बढ़ चुके हैं। तो हायर टिकट प्राइस होने के कारण लीजर ट्रैवल भी इम्पैक्ट कर रहा है। केंद्र सरकार हर हाल में फिस्कल डेफिसिट के तय टारगेट हासिल करना चाहती है। सरकार का लक्ष्य फिस्कल डेफिसिट 6.4% के भीतर रखने का है। ईटी नाउ स्वदेश को मिली जानकारी के मुताबिक विंडफॉल टैक्स का फैसला मौजूदा हालात को ध्यान में रखकर लिया गया है। हालांकि इससे कितना रेवेन्यू मिलेगा अभी इसका आकलन नहीं हो पाया है। यानी कि जो बजट में घोषणा की थी सरकार ने कि फिस्कल डेफिसिट को वो 6.4% के दायरे में रखेंगी, उसको लेकर के जो विंडफॉल टैक्स का फैसला लिया उसी को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। लेकिन अभी तक इस बात का कैलकुलेशन नहीं हो पाया है कि इससे कितना रेवेन्यू जनरेट होगा और सरकार का ये अकेला फैसला पॉसिबल होगा या मतलब लक्ष्य को हासिल करने में पूरा होगा या नहीं होगा, ये देखने वाली बात होगी। अब हम रुख करते हैं अगली खबर का। डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी क्यों देखने को मिली, पर डीईए सेक्रेटरी अजय सेठ से हमने खास बातचीत की। चलिए आपको सुनाते हैं वो बातचीत। One has to see that where the rupee movement is vis-a-vis other currencies. If you look at it, that dollar had strengthened against most currencies across the globe. Now, and rupee has rather strengthened in comparison with most other currencies or several other currencies which are there. See, these are the market forces at play, and we should leave it at that. और सीधे चलते हैं फिस्कल डेफिसिट की खबर पर प्रकाश के साथ। प्रकाश, बताएं कि सरकार ने ये जो विंडफॉल टैक्स का डिसीजन लिया है, क्या इस अकेले फैसले से हमारा जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है उसका पूरा करने में कामयाबी मिलेगी या सरकार को और भी कुछ फैसले लेने पड़ेंगे? प्रकाश, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? देखिए, आप डीए सेक्रेटरी को अभी सुन रहे थे और उसमें रुपी डिप्रिसिएशन की क्या वजहें हैं और कैसे आने वाले दिनों में सरकार को क्या करना चाहिए, उस पर मार्केट फोर्सेस की उसमें क्या भूमिका है, ये सुन रहे थे। लेकिन सरकार के अंदर जो हमारे और सोर्सेस हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ऑयल की कीमतें जो ऊंची बनी हुई है उसका आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था पर और क्या असर हो सकता है, सरकार का क्या असेसमेंट है, उससे हमें जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, अगर ऑयल की कीमतें आने वाले दिनों में मौजूदा समय की तरह ही अगर ऊंची बनी रहती है तो ये जाहिर तौर पे मुश्किल पैदा करने जा रही है और करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसमें और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, उसके ऊपर और नकारात्मक असर पड़ सकता है। हालांकि सोर्स हम ये भी बता रहे हैं कि सरकार वो तमाम एहतियातन कदम उठा रही है, वो तमाम आर्थिक फैसले ले रही है जिसकी वजह से जो फिस्कल कंसोलिडेशन का जो टारगेट सरकार ने बजट में तय किया है उसको पूरा किया जा सके। और 6.4% का जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट तय किया गया है उसको उस दायरे में रहने की पूरी कोशिश की जा रही है। जहां तक
गोल्ड के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी करने का फैसला किया गया है, जिसको कि बढ़ाकर 15% किया गया है, उससे सरकार को कितना राजस्व हासिल होगा, विंडफॉल गेन टैक्स के जरिए सरकार को कितना राजस्व होगा, इसका अभी स्पष्ट आकलन जो है वित्त मंत्रालय के पास नहीं है। और सोर्सेज बता रहे हैं कि सरकार इसका आकलन कर रही है कि कई ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो कि इन टैक्स में बढ़ोतरी करने के बाद सरकार को नहीं मिलेगा, चाहे वो प्रॉफिट पेट्रोलियम हो या अतिरिक्त टैक्सेस हो, वो सरकार को नहीं मिलेंगे। लिहाजा एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी करने के बाद, इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी करने के बाद कितना अतिरिक्त राजस्व आएगा, इसका आकलन चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे अहम बात यह है कि सरकार ने एक भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि जो फिस्कल कंसोलिडेशन का टारगेट है उसको सरकार आने वाले दिनों में हासिल करेगी। राजस्व के ऊपर कितना असर होगा, कौन कौन से दूसरे मीडियम अपनाए जा सकते हैं, जो बोरोइंग टारगेट सरकार का है, अभी तो सरकार कह रही है कि वो उस टारगेट को मीट करेगी, जो कैलेंडर है उसी हिसाब से आगे बढ़ेगी, लेकिन उसके ऊपर क्या होगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। क्यों प्रकाश, ये सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। अब रुक करते हैं अगली खबर का। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन का आगाज अच्छा रहा। बाजार में निचले स्तरों से शानदार रिकवरी दिखी। निफ्टी निचले स्तरों से करीब 200 अंक सुधरकर 15,800 के अहम स्तर के पार बंद हुआ। सेंसेक्स में भी 327 अंकों की तेजी दर्ज की गई, जबकि निफ्टी बैंक में 400 अंकों की तेजी देखी गई। एफएमसीजी और बैंकिंग सेक्टर्स में जमकर खरीदारी हुई। दिन भर कैसा रहा बाजार का हाल, बता रही हमारी सहयोगी मानसी दवे। काफ़ी मजबूत सेशन आज का रहा और मजबूती हर तरफ से आती हुई देखने को मिली है। इनफैक्ट एफएमसीजी स्पेस और साथ ही बैंकिंग ने सबसे ज़्यादा बाजार को संभालने का काम किया। रिजल्ट सीजन राउंड द कॉर्नर है, उससे ठीक पहले Q1 अपडेट्स जो कि बैंकिंग से जुड़ी कंपनियों के आते हुए नजर आए, बैंक्स के नजर आए, उनमें भी काफ़ी अच्छे लेवल्स देखने को मिले, अच्छे परफॉर्मेंस देखने को मिले, जिसके चलते हमने बैंकिंग स्पेस में काफ़ी मजबूती देखी। इंडेक्स के लिहाज से बात करें, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, हर तरफ स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट बेहद अच्छी नजर आई। आईसीआईसीआई बैंक, HUL, आईटीसी, एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक्स ने काफ़ी हद तक मजबूती दिखाई, जिसमें आईटीसी टॉप परफॉर्मर कहेंगे क्योंकि 3 ईयर हाई पर आज ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था और कंपनी के हर सेगमेंट में अच्छी मजबूती, अच्छी परफॉर्मेंस दिखी है, जिसका ये रिजल्ट है कि हमने आईटीसी के स्टॉक प्राइस में अच्छी मूव्स, अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड लगातार देखे हैं। इसके अलावा TCS, JSW स्टील, टाटा स्टील, ONGC, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे स्टॉक्स में बिकवाली रही। मिड कैप में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स IDFC फर्स्ट, गुजरात गैस, ट्रेंट, एस्ट्रल, ABB जैसे काउंटर्स में देखने को मिले। हालांकि बिकवाली का दबाव ऑयल इंडिया, AU स्मॉल फाइनेंस, परसिस्टेंट, साथ ही इंडिया मार्ट, इंटरमेश जैसे स्टॉक्स में नजर आया। FMCG स्पेस, निजी बैंक क्षेत्र, फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे सेक्टर्स में अच्छी मजबूती दिखी। इसके अलावा पेपर स्टॉक्स में एक बजिंग ट्रेंड था क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक बैन की जो खबर आई है, इसके ठीक बाद पेपर स्पेस में काफ़ी हद तक मजबूती देखने को मिल रही है। और साथ ही फर्टिलाइजर प्ले, क्योंकि NFL में हमने देखा काफ़ी मजबूत सेल्स के आंकड़े नजर आए और इसके ठीक बाद मानसून का भी एक बेनिफिशियरी है फर्टिलाइजर, एग्री स्पेस लगातार इसके चलते भी फोकस में है, तो यहाँ पर भी मजबूती देखने को मिली। फाइनल क्लोजिंग जब हुई, हरे निशान के साथ कंफर्टेबली ऑन पॉजिटिव नोट तमाम इंडेक्स में हमने क्लोजिंग आज की देखी। पाम ऑयल की कीमतों में कम से लगभग 10% की गिरावट दिख रही है। कीमतों में गिरावट से किन कंपनियों को फायदा होगा, इस पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विश्व मोहन। देखिए, पाम तेल में आज काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली। करीब 10% इंट्राडे में मलेशियाई पाम तेल फ्यूचर टूट गया और इंट्राडे में तो 4250 रिंगिट प्रति टन के आसपास भी भाव देखने को मिला है और महीने भर में 35% तक पाम तेल के दाम सस्ते हो चुके हैं। और सिर्फ पाम तेल ही नहीं, बाकी खाने के तेल के भी दाम गिर रहे हैं, चाहे वो सनफ्लावर हो, सोयाबीन ऑयल हो, तमाम तेल, कैनोला ऑयल हो, सब वहाँ पर भी महीने भर में 20% के आसपास की गिरावट कैनोला और सनफ्लावर ऑयल में भी आ चुकी है और उसका फ़ायदा यहाँ पर FMCG कंपनियों को मिल रहा है। उनके इनपुट कॉस्ट की अगर बात करें तो HUL के इनपुट कॉस्ट का में पाम तेल का हिस्सा करीब 25% है। वहीं GCPL का जो ओवरऑल इनपुट कॉस्ट है उसमें पाम तेल का हिस्सा करीब 20% है। इसके अलावा नेस्ले और ब्रिटानिया के भी इनपुट कॉस्ट में 10 से 15% की हिस्सेदारी रखता है। पाम तेल बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल होता है, हेयर केयर के लिए इस्तेमाल होता है, पैकेज फूड के लिए इस्तेमाल होता है, नमकीन वेपर्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वजह से पाम तेल का बड़े लेवल पे इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है। अगर वो सस्ता होता है तो बाकी खाने के तेल की भी दिक्कतें खत्म होगी और डेफिनेटली ये कंज्यूमर्स के लिहाज से भी और इंडस्ट्री के लिहाज से भी एक अच्छी खबर है कि पाम तेल के दाम नीचे आ रहे हैं।
और अब बात करते हैं महाराष्ट्र के सियासत की। विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के बाद जैसा उम्मीद की जा रही थी वैसा ही हुआ। एकनाथ शिंदे सरकार ने सदन में अपना बहुमत साबित कर दिया है। फ्लोर टेस्ट में शिंदे सरकार को 164 विधायकों का समर्थन मिला, जो बहुमत से 20 ज्यादा है। वहीं विश्वास प्रस्ताव के विरोध में 99 वोट पड़े। वोटिंग के वक्त 266 विधायक संदर्भ में मौजूद थे। इनमें से 3 विधायकों ने वोट नहीं डाला। वहीं 21 विधायक सदन से गैर हाजिर रहे। महाविकास अघाड़ी के लिए बड़ा झटका है। वोटिंग के दौरान कांग्रेस के 10 विधायक मौजूद नहीं थे। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि देर से पहुंचने की वजह से कुछ विधायकों को अंदर जाने नहीं दिया गया। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और AIMIM के 3 विधायकों ने वोटिंग से दूरी बनाए रखी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से एक दर्दनाक बस हादसे की घटना की खबर सामने आई है, जहां एक प्राइवेट बस हादसे का शिकार हो गई। इसमें मौके पर ही बस सवार 16 लोगों ने दम तोड़ दिया। बता दें कि हादसे में मरने वाले लोगों में कुछ स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। वहीं बस हादसे पर CM जयराम ठाकुर ने दुख जताते हुए मृतकों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा और घायलों को 15,000 रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही CM ने हादसे की न्यायिक जाँच के आदेश भी दे दिए हैं। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने पंजाब के लोगों को नए बजट के साथ 300 यूनिट फ्री बिजली का तोहफा दिया है। हाल ही में विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इसका ऐलान किया। आइए जानते हैं कि मुफ्त बिजली यूनिट के क्या है प्रावधान। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गारंटी वाले चुनावी वादे को पंजाब में पूरा कर दिखाया है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने हाल ही में विधानसभा में कहा कि पंजाब के प्रत्येक घर में 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। मैं पंजाबियों ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਨੀਅਤ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦਾ कोई बिल नहीं होगा, 0 बिल आऊगा। इसके साथ ही बीते वर्ष 31 दिसंबर तक का बिल बकाया है, उनका बिल माफ कर दिया गया है। नए बजट के साथ किसानों को खेती के लिए मिलने वाली बिजली पहले की तरह ही मुफ्त मिलती रहेगी। व्यापारियों के लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि व्यावसायिक और औद्योगिक बिजली के रेट इस वर्ष नहीं बढ़ेंगे। फैसला बहुत बढ़िया है और ये पहली सरकार देख रहा हूँ जिसने अपने सरकार बनने के 100 दिन के भीतर अपने ऑलमोस्ट जो वादे हैं वो पूरे करने की कोशिश की है। तो ये 300 यूनिट माफ़ हो रही है, इससे ना सिर्फ गरीब आदमी को बल्कि मिडिल क्लास को भी बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। जो 2 से 2,500 रुपया उनका बिजली का बिल आता था, उससे अब वो अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर खर्च कर सकेंगे। पंजाब से पहले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भी बिजली मुफ्त की थी, जिसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए ET Now स्वदेश के साथ।